हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे माहिर कानून और सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन के मामले पर एक इंक्वायरी कमेटी का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। उसके ऊपर उस बारे में भी उनसे बात करेंगे, उसको सरबराही कर रहे हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जहांगीर तरीन को NRO दे दिया गया है, क्योंकि तरीन ग्रुप के अरकान का ये कहना है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई। कुछ दिन पहले ये बयानात सामने आए थे और उसके बाद कुछ हमने मामलात इस तरह से देखे कि तरीन ग्रुप ने बजट में भी हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि किसी को भी NRO ना देने का ऐलान करने वाले इमरान खान ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है और ये बात कल राना सनाउल्लाह ने दोहराई भी है। इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात के बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे तज्जियाकारों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे हफ्ता भर कौमी असेंबली में जो हलचल रही, फिर आज उसके बाद उसका ड्रॉप सीन हुआ, लेकिन आज भी जो तकारीर थी जो आपने हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में देखी, सारी सूरत हाल के कौमी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे। एक वीकली राउंड अप करने की हम कोशिश करेंगे हफ्ते भर की खबरों पे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि कौमी असेंबली में तो हंगामा राई हुई थी, अपने अंजाम को भी पहुंची, लेकिन बलोचिस्तान में अपोजिशन ने 2 दिन पहले ही बजट के खिलाफ पहले तो हड़ताल शुरू की, सड़कें ब्लॉक की, लेकिन आज असेंबली में जो हुआ वो बड़ा हैरान कुन था। असेंबली के गेट को ही ताले लगा दिए, असेंबली के बाहर पुलिस और अपोजिशन के रहनुमाओं में तल्ख कलामी हुई, धक्कम पेल हुई और हाथापाई हुई। ये सूरत हाल थी बलूचिस्तान में आज जब बजट पेश किया जाना था। फिर पुलिस को आंसू गैस भी बरसाना पड़ा जवाब में। ये भी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल हमें देखने में मिली जो क्लैश हुआ वहाँ पर। फिर वज़ीर आला जब वहाँ पर पहुँचे, वज़ीर आला बलूचिस्तान, तो तशद्दुद मज़ीद बढ़ गया। गमले, शीशे, हत्ता कि असेंबली का गेट तक तोड़ दिया गया। क्या ये कौमी असेंबली में हंगामे के असरात हैं जो वहां तक हमें अब नजर आ रहे हैं? इस पर भी हम तज्जियाकारों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले बात करेंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज़ गुफ्तगू का हम इंतखाबी इस्लाहात के मामले से ही कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे अहम हमें प्रायोरिटी पे ये मामला नजर आता है, खासकर EVM की बात हो अगर, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट की बात हो। अब एक तरफ ऑपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ये बात कही कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है इस हवाले से। पहले ऑपोजिशन इस पर बात करने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने हैं EVM, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दीगर मामलात के ऊपर। कैसे मुमकिन है इलेक्शन इस्लाहात अब जब ऑपोजिशन भी इस पर बात करने को तैयार है? तो जी बिल्कुल, ये देखें, एक नेशनल इशू है। जब आप इलेक्शन की इस्लाहात की बात करते हैं तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये पूरी पब्लिक का है और जमहूरियत का इशू है। तो मुझे शुरू से उम्मीद थी कि बाकी सारे लोग जो हैं जिस पार्टी में भी हों वो इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करेंगे और अपने अपने जो भी उनकी तजावीज़ हैं वो देंगे। आप देखें इशू क्या है। पहला इशू ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक होना चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है इस पे दुनिया भर में कंसेंसस है कि ड्यूल नेशनल्स भी आप हों, लेकिन आप अगर एक मुल्क के शहरी हैं तो आपको उसमें वोट देने का हक है। और उसमें कोई ये नहीं सवाल पैदा होता कि आप किसी मुल्क के खिलाफ हैं या उसके फेवर में हैं। आप शहरी हैं, आपका हक होना चाहिए कि आप वोट कर सकें। लेकिन हम चाहेंगे बैरिस्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं वो भी तो बहुत अहम है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत का आज भी बयान यही आया फ़ारूक हबीब साहब का। उन्होंने कहा कि EVM नागुज़ीर है, उसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास, लेकिन ऑपोजिशन इस बात पर राज़ी होती तैयार नहीं देती। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें इंतखाबी इस्लाहात के बारे में और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। पहले से में हम इस पर बात करेंगे, दीगर मामलात पे भी उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, आप जो बात ब्रेक से पहले कर रहे थे, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के का जो हक है उसके मामले पर जोर दिया और इसी पर हम देख रहे हैं हुकूमत भी बात करती आ रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एतराज़ात हैं, खासकर EVM मशीन के हवाले से भी सामने आ चुके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से वो कहते हैं कि पावर्स इलेक्शन कमीशन से लेके नादरा को हैंड ओवर की जा रही है, जिसपे शदीद तहफ़्फ़ुज़ है इलेक्शन
कमीशन को। इलेक्शन कमीशन अभी तक अप्रूव नहीं कर रहा है इसको, अपोजिशन अप्रूव ईवीएम के ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। हुकूमत ये क्यों कह रही है कि ये नागुज़ीर है? वो कोई ऑप्शन क्यों नहीं सामने रख रहे कि बातचीत की जा सकती है ताकि बातचीत हो सके इस पर? जी देखें, जो हमारे आइन के तहत जिसको इख्तियार है कानून बनाने का, वो है पार्लियामेंट। अब कानून बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब एक बिल पेश हो हुकूमत की तरफ से, चाहे नेशनल असेंबली में या सेनेट में, तो ये जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी उनकी रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं। और चूंकि इलेक्शन कवानीन के मामले में जब भी कोई बात होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेलिवेंट स्टेक होल्डर है आइन के तहत, तो उनसे रिकमेंडेशन ज़रूर मांग सकती हैं और मांगी गई। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि उनके मुताबिक कुछ शिकें हैं इस बिल की जो कि आइन के कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो उन्होंने उनका हक है कि वो अपनी ये तजावीज़ दे दें, लेकिन अल्टीमेटली ये नेशनल असेंबली का हक है कि वो उस पर फैसला करें कि क्या जो उनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस हैं वो वैलिड हैं कि नहीं। इलेक्शन जो कमीशन है उसने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका काम है कि जो पार्लियामेंट है, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, जो भी एक रेलेवेंट कानून को डिस्कस कर रही है उधर ही जाके अपनी डिबेट करें और अल्टीमेटली मेजॉरिटी से फैसला होता है। जो भी मेजॉरिटी फैसला करे नेशनल असेंबली और सेनेट में, वो फिर कानून बन जाता है। और अगर वो कानून किसी आइन के खिलाफ होगा या उसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी होगी, कोई गैर कानूनी चीज़ होगी, तो कोई भी उसको फिर चैलेंज कर सकता है अदालत में और अदालत फाइनल फैसला करेगी। तो ये कह देना कि हुकूमत कोई वन साइडेड बात कर रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने अपनी तजावीज़ दी हैं, अपनी सजेशंस दी हैं बिल के जरिए। पार्लियामेंट में काउंटर मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आई सजेशन दूसरी साइड से, स्वाय ये कहने के कि जी ये नहीं होना चाहिए। ये सफिशिएंट नहीं होता। आपको बहरहाल लेकिन की तरफ जाना है, जी अगर सोल्यूशन की तरफ जाना है, आपसे माजरत है, इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी बात ही बैरिस्टर साहब यही थी कि इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ही ये है कि ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसको खातिर में लाए बगैर हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म बिल की बात करें। हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करना चाहेंगे एक और मामला जिसके ऊपर में आप भी ऑब्वियसली आपसे ही सवाल किया जाता है और बहुत कयास आराइयाँ भी इस मामले के गिर्द हुई हैं। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो रिपोर्ट है उसका मामला, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने पेश करनी थी रिपोर्ट, क्या आपने पेश कर दी है? क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा? जी देखिए, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एज चेयरमैन ऑफ पीटीआई उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था कि मैं सब साइड्स को सुन के उनको दोनों साइड्स का मौक़िफ़ बताऊं। ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कोई इंक्वायरी नहीं है। तो वो जो उनको इंफॉर्मेशन देनी है वो मैंने दे दी है और मैं अभी रिपोर्ट तो कोई नहीं बहरहाल डाली इन राइटिंग, लेकिन जो दोनों साइड का मौक़िफ़ था फॉर अंडरस्टैंडिंग वो मैं बता चुका हूँ। अब इसमें ये कुछ लोगों का यो कहना जिसका आपने भी जिक्र किया था कि कोई एनआरओ हो गया है या ऐसी कोई बात है, वो बिल्कुल जी ऑपोजिशन जो कह रही है ये ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी हो सकती है। मेरे जी तीन साहब के खिलाफ एफआईआर चल रहे हैं, एफआईआर फाइल हुई हैं, नैब भी इंक्वायर कर रही है, शुगर क्राइसिस कंपटीशन कमीशन भी इंक्वायर कर रही है, इसी तरह एफबीआर भी सेल्स। मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी बैरिस्टर साहब, आपकी आवाज भी बहुत सही नहीं हम तक पहुंच रही है, लेकिन मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, ये बात आपने पहले भी कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला होगा, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी, लेकिन जब पब्लिकली इसकी डिमांड की गई उसके बाद आके पब्लिकली तरीन साहब के ग्रुप के लोगों ने आके बात कही कि उनको क्लीन चिट भी मिल गई है, जो उसके बाद बजट में भी भरपूर साथ देने, जो कि पहले कह रहे थे हम मुश्किलात डालेंगे बजट में, तो ये सवाल तो जरूर उठता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसको पब्लिक करने की भी तो जरूरत पेश आती है ना, जब मामला बातें ही सारी पब्लिक में हो रही हैं। जितने भी MPAs हैं पंजाब असेंबली में, वो जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो बजट में अपनी पार्टी को सपोर्ट करें और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ
बहुत सारे केसेस हैं, FIA भी डील कर रही है, इसी तरह FIRs हुई हैं उनके खिलाफ, FIA में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कंपटीशन कमीशन भी डील कर रही है शुगर क्राइसिस को, नैब भी देख रही है, इंक्वायर कर रही है इन मैटर्स में, FBR भी कर रही है सेल्स टैक्स के इश्यूज में। तो ये सारे जो डिफरेंट अदारे हैं वो अपनी अपनी तहकीकात जिस तरह मुकम्मल कर रहे हैं। अगर किसी ने प्रोसिक्यूट करना है तो प्रोसिक्यूशन होगी और अल्टीमेटली अदालतें फैसला करेंगी कि क्या वो केस लेकिन बनता है कि नहीं। बैरिस्टर साहब, कता कलामी की आपसे माजरत में आखिर में बस एक बार कि जहांगीर तरीन साहब का मुद्दा ये था कि जो बातें हुई उनकी बदनामी हुई है, उससे उनको अपना नाम क्लियर करना है, जिसके लिए आपके नाम पे राजी हुए थे कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। तो वो बदनामी तो उनकी पब्लिक में हुई थी, तो कुछ तो पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। और ये बात जो वो बहुत वाज़ेह तरीके से उनकी साथी लोग भी कह रहे हैं कि आपने उनको क्लीन चिट दे दिया है, क्या आपने क्लीन चिट दी है उनको? जी देखें, वो तो जो कह रहे हैं, जबकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो क्लीन चिट का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई रिपोर्ट है ही नहीं जिसमें कोई क्लीन चिट की बात हो। लेकिन मैं आपको बताऊं तरीकेकार क्या होता है क्लीन चिट लेने का। तरीकेकार ये होता है कि अगर कोई आपके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाए तो आप अदालत में जब केस चले आप अपनी डिफेंस पेश करें, और इससे बेहतर कोई क्लीन चिट नहीं अगर अदालत आपको उसमें बरी कर दे। वो उससे बेहतर क्लीन चिट मेरा कहना या आपका कहना या किसी और का कहना कि किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ अदालत के जरिए ही, या अगर तहकीकात में कोई ऐसी बात आ जाए जो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह दे कि हमें कुछ नहीं मिला, तो तब आपको क्लीन चिट मिलती है। और मेरी तो आपकी रिपोर्ट पे इन्हिसार ना करें तरीन साहब। मेरी रिपोर्ट अभी आई नहीं जी, और मेरा ख्याल है किसी को इन्हिसार करने की जरूरत भी नहीं। वो एक प्राइवेट रिपोर्ट होगी अगर आई, उसमें उसकी कोई लीगल वैल्यू इस तरह नहीं है कि कोई इंक्वायरी कमीशन के तहत जिस तरह बनती हैं इंक्वायरी और वो फिर अपनी एक रिपोर्ट देती हैं, वो एक पब्लिक रिपोर्ट्स होती हैं। मेरी कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू से यही अंदाज़ा होता है कि तरीन साहब के हवाले से वो जो इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की है, जो रिपोर्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को PTI के लीडर के तौर पे वो पेश की जाएगी। पार्टी का अंदरूनी मामला के तौर पे इसको वो कह रहे हैं कि इसको ट्रीट किया जाएगा सारे मामले को। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ तज्जियाकार होंगे और जो हफ्ते भर की सियासी मंजरनामे पर खबरें रहीं उसके ऊपर हम एक वीकली राउंड अप करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कौमी असम्बली में जो सूरत हाल रही उसके बाद फिर कल और आज खासी बेहतर रही सूरत हाल, जब अपोजिशन और हुकूमत ने के दरमियान कुछ सीज फायर का एक माहौल देखने में आया। फिर आज तकारीर भी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, उनके जवाब में हमाद अजहर ने की। सख्त अल्फाज हमने देखे उनका इस्तेमाल होता हुआ, लेकिन वो सूरत हाल जो तशद्दुद वाली सूरत हाल पहले बन चुकी थी उससे मामलात आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद फिर आज जब बलोचिस्तान में बजट पेश किया जाना था, बलोचिस्तान असेंबली में, वहां जो सूरत हाल थी उसने फिर सबको एक बार फिर से तशवीश में मुब्तला कर दिया। वहां पर सिर्फ धक्कम पेल, हाथापाई या गालियों तक बात नहीं रही, बल्कि बाकायदा तौर पे शीशे तोड़ दिए गए। गमले उठाकर जब वज़ीर आला जाम कमाल वहाँ पर पहुँचे तो उनकी तरफ बरसाए गए और बड़ी ही तशवीशनाक सिचुएशन वहाँ पर देखने में आई कि पुलिस को आना पड़ा, आंसू गैस के शेल फेंकने पड़े ताकि सिचुएशन पे कंट्रोल किया जा सके। इस पर बात करेंगे और इसके क्या असरात होंगे, दूरस क्या असरात होंगे। असेंबली के अंदर हालात हम लोगों ने देखे थे। हमारे साथ मायनाज सहाफ़ी, तज्जियाकार मुबशिर जैदी साहब और आमिर ज़िया साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। लगता तो यही है कि कौमी असेंबली में जो उस दिन हुआ उसके बाद कोई खातिर खा कोई एक्शन भी नहीं सामने आया, उसी का नतीजा है कि आज बलोचिस्तान में भी इस तरह की सिचुएशन बनी, आसान बना दिया गया है तशद्दुद का रास्ता। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? बात है कि ये जो हमारे यहाँ एक मनफी रवैये हैं, ये कोई सिर्फ इस असेंबली से नहीं है। आप हमारी पार्लिमानी तारीख को अगर हम देखें तो उसमें वक्तन फ़वक्तन इसी किस्म का हंगामा आराई, जुमलेबाजी, तशद्दुद आपको नज़र आएगा। और वो एक तसलसल है जो जारी और सारी, और हमारी सियासी जमातें जो हैं ना खुद कुछ सीखने के लिए तैयार हैं और जो उनके लीडरान हैं ना वो बदलने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ असल पहला मसला तो ये है कि हमारे निज़ाम के खमीर में इस तरह का टेढ़ापन है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो लोग उसको इस तरह की जमहूरियत में तस्वुर करते हैं कि जहाँ पे जी गाली देना, जूते मारना एक दूसरे को, तौहीन करना,
वो एक बहुत समझते हैं कि जितना हम जोर से बात करेंगे उतनी अच्छी बात है, ना कि हम संजीदा तौर पर अवामी मसाइल को उजागर करें, एक अच्छी डिबेट करें, एक अच्छा डिस्कशन करें और कोई इनपुट दें। तो एक तो ये हमारा मेरे ख्याल में अरसे से चल रहा है। अच्छा, जाहिर है कि हमारा जो निज़ाम है इसमें ओवर हीटेड है, मैं समझता हूँ, और इसमें पार्लियामेंट के अंदर हुआ कि जी ठीक है, ज़रा सा एक बैलेंस आउट हो गया 2-3 दिन की लड़ाई के बाद। लेकिन आज में हम देखते हैं कि जी क्योंकि हमाद अजहर साहब ने जो सख्त तकरीर की उस पर जो है लोग शोर मचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं। जुमलेबाजी, फक्कड़पन, एक टॉन्टिंग, ये भी हमारी सियासत का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन बलूचिस्तान के हालात के तनाजुर से जरा सा हमें तशवीश यूं होनी चाहिए कि उस सूबे के मखसूस हालात हैं, वो एक जागीरदाराना माशरे का है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, सूबे बलूचिस्तान की जो असेंबली है। तो उसमें जब इस तरह की बातें होती हैं तो कबायली उसमें चली जाती हैं, दुश्मनियों में चली जाती हैं, वो तौहीन में चली जाती हैं, वो इज्जत और नामूस का बदला मामला बन जाती। तो एक मामूली अर्बन एरिया की लड़ाई नहीं रहती, उसका तनाजुर कुछ और हो जाता है। तो वहां पर जिस तरह की मनफियत हुई उस पर हमें बहुत तशवीश होनी चाहिए, और इस चीज को जितना जल्द वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि मुझे ये पता है बलूचिस्तान को हमने कवर किया है कि वहाँ पे खिलाफात के बावजूद कुछ अदब आदाब का लिहाज रखा जाता है उठने बैठने में। तो वहां पर मेरे ख्याल में एक जरूरत इस बात की होगी कि अब ये जो बड़े हैं पार्टीज के, वो इस चीज को जरा सा वो करें, आंच को कम करें, वरना वहां पे तशद्दुद हो सकता है, बाकायदा वायलेंस हो सकता है। जी ये यकीनन मुबशिर साहब, आमिर साहब कह रहे हैं कि वैसे वो तो उन अल्फाज की सख्ती की बात करें जो आज भी हम लोगों ने देखे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन हमाद अजहर साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जहां हमाद अजहर साहब ने नाबालिग लेक्चर करार दे दिया बिलावल साहब की तकरीर को, वहीं पर बिलावल साहब ने भी कहा कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है गधों की तादाद बढ़ गई है। लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि 3 दिन एक दूसरे की शक्ल देखने को बर्दाश्त नहीं कर रही थी ऑपोजिशन और हुकूमत, फिर उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि कौमी असेंबली में पुरसकून हो गए सारे मामलात? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो दुख है कि इस दफ़ा जो पार्लियामान को जिस तरह पार्लियामान के अपने मेंबरान ने बेतौकीर किया है, तो ये डैमेज जो है वो हो चुका है। अब जो मर्ज़ी आप कह लें कि वहाँ पर इनके दरमियान को अंडरस्टैंडिंग हो गई या करवा दी गई, जो भी है, स्पीकर साहब ने रोल प्ले किया, मगर जिस तरह की हमने लैंग्वेज देखी, जिस तरह की अदम बर्दाश्त देखी। देखिए, बजट का सेशन पूरे साल का सबसे अहम सेशन होता है, पूरे साल की एलोकेशंस होती हैं, और पार्लियामान में जो रिवायत रही है कि अपोजिशन जो है अपनी तजावीज़ देती है कि इस बजट में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, वो भी नहीं हुआ। अपोजिशन ने इस दफ़ा कोई शेडो बजट पेश नहीं किया, हुकूमत ने भी ऑलमोस्ट बुलडोज करने की कोशिश की चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में, जैसे आमिर ने कहा, चीज़ें जो है ना वो बहुत अबतरी की तरफ जा रही हैं, और आगे जाके मजीद ये अदम बर्दाश्त बढ़ेगी। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह लड़ाइयाँ हुई हैं इन सियासी जमातों की आपस के अंदर, तो ये तो स्कूल में बच्चे इस तरह नहीं लड़ते हैं। तो अवाम का यकीनन जो एतमाद है इन लोगों के ऊपर से वो बहुत कम हुआ है, और उन्होंने जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने खुद बेतौकीर किया है, तो अवाम की नज़र में अब पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये जो है बस एक TADA लेने के लिए ये लोग जाते हैं, वहाँ एक दूसरे के ऊपर फक्कड़पन में नारे लगाते हैं, एक दूसरे पे आवाज़ें कसते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। कोई ऐसा लॉ जो है आप बता दीजिए जिस पे बहस हुई हो, वो बुलडोज हो गए हों, वो एक अलग बात है। लेकिन बहस किसी तामीरी पहलू के ऊपर मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 साल में हुई, मगर जो अब हुआ है मेरे ख्याल में इसने बिल्कुल बेतौकीर करके रख दिया पार्लियामान को। मुबशिर साहब, वैसे 21 जो बिल्स थे जिसके ऊपर तहरीके अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ऊपर लाने जा रहे थे, उससे वो मामला भी टल गया है, और कहा कि रिव्यू के लिए कमेटी भी बनाने के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी। आप समझते हैं कि ये सारे कहीं ना कहीं आई वॉश भी था, ऑपोजिशन की तरफ से सारी सिचुएशन के ऊपर प्ले करने की कोशिश की जा रही थी अटेंशन हासिल करने के लिए, क्योंकि अचानक ही सारे तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मंजूर करदा बिल्स जो है उसके ऊपर फैसला ले लिया गया, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात वहीं पर कायम रहे कि ऐसा हुआ क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, अपोजिशन, मैंने जैसे पहले कहा कि अपोजिशन का जो असल काम है वो उसने छोड़ दिया है, वो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, कोई तामीरी तजवीज़ उनकी जानिब से नहीं आ रही है। वो अभी तक माजी में खोए हुए हैं कि पिछली हुकूमत में जनाब 5.8% हमारी ग्रोथ थी, लिहाजा जो है वो उसको जानबूझ के खराब किया गया है, बल्कि
वो एक अलग बात है। लेकिन अब हमने आगे देखना है या हमने पीछे देखना है? सवाल ये इनसे करने का है कि अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन की बात सुनी जाए या अपोजिशन की कोई जो है उसकी राय को अहमियत दी जाए, तो आप तामीरी तजावीज़ दीजिए। आप फक्कड़पन, आप ये इस तरह के, ये मैं बिलावल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उन्होंने जो गधों वाली बात की है, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? या फॉर दैट मैटर अपोजिशन में भी आपको पता है जिस तरह से गालियां दी गई, मुझे नहीं समझ आती कि फिर आम आदमी जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरीके से इस पार्लियामान को अहमियत दें जिसमें गालियों से कम पर बात नहीं होती, एक दूसरे की बात नहीं सुनने को तैयार होते, एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकी जाती हैं जिनको उन्हें पढ़कर और उनके ऊपर नोट्स लेकर उनको तजावीज़ देनी चाहिए, जिससे अवाम की बेहतरी उससे होगी, ना कि एक दूसरे को गालियां देने और किताबें मारने से। जी आमिर साहब, अब आप दोनों की तरफ से भी ये बात की गई है और यही नज़र भी आता है कि दोनों तरफ से ही इसमें गैर जिम्मेदाराना जो है वो रवैया अपनाया गया। लेकिन अब जब हुकूमत एक तरफ पहली दफ़ा ये ऐसा देखने में आया कि अपने ही बजट के दौरान हुकूमत ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, दूसरी तरफ अपोजिशन इस तरीके से मुबशिर साहब ने भी अभी कहा कि कोई शेडो बजट, कोई प्रैक्टिकल इकदाम करते उसको अपोज करने के लिए, दोनों ने नहीं किया। लेकिन जब लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, तो आप क्या समझते हैं ये जो गालियां दी गई, जो वहां पर एक दूसरे के ऊपर बजट की कॉपियां फेंकी गई, जख्मी किया गया एक दूसरे को, उसका जिम्मेदार किसको करार दिया जाएगा? देखिए, तारीख लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत का जो उसमें मनफी बातें हैं उसका तसलसल है हर दौर में। मतलब 25-30 साल मुझे हो गए देखते हुए, अगर आप बुजुर्ग सहाफ़ियों से बात करें तो वो आपको इससे ज़्यादा खौफनाक किस्से सुनाएंगे। तो एक तो तसलसल है। अच्छा, अब हम लोगों का मसला ये हो गया कि हम लम्हे में फंस जाते हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ हम आज टीवी की आंख से देख रहे हैं तो यही नुक्ता आगाज़ है। ये नुक्ता आगाज़ नहीं है, ये मतलब है एक तसलसल का हिस्सा, और हमें उसमें देखना चाहिए। और फिर हम एक और बात करते हैं कि हम अखलाकी पहलू पे जोर देते हैं कि जी सियासी जमातें मैच्योर हों, पोलिटिकल पार्टीज होना चाहिए उनको। लेकिन हम असल ये सवाल नहीं करते कि भाई वो ये सब कुछ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्लास कैरेक्टर है उसमें कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। वही मालदार लोग जो हैं, जागीरदार हैं, वही सरमायादार हैं, वही कुछ अर्बन एरियाज के जो बड़े लोग हैं वो इनकी नुमाइंदगी करते हैं। और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए इनको कुछ इसी तरह से बिहेव करना है कि जो हमने अपनी जमहूरियत बना दी है कि जिसमें जमहूर नहीं है, सिर्फ हम समझते हैं वोट देना के हक, हमने वोट दे दिया और हमने वोट ले लिया तो ये जमहूरियत तो मुझसे आगे नहीं जाती। यानी कि जमहूरियत जो होती है वो अवाम दोस्त होती है, उसमें अवामी इशू सामने आते हैं। और जो कंपोजिशन होती है पार्लियामेंट की उसमें भी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, मजदूर तबके के लोग। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ा ब्रॉड इस्लाहात की ज़रूरत है। हम इस लम्हे से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर वो कहते हैं ना हमारी पार्लियामेंट में मार्गरेट थैचर भी जिंदा होकर आ जाएं, वो भी कुछ इसी किस्म की हरकतें कर रही होंगी। हमने जुमलेबाजी याद करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़ा जोरदार तरीके से करते थे। आप वो वली खान, जो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन देखे हमारा, तो ये रिवायत रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने कोई नई बात नहीं की जब वो उन्होंने गधों की तादाद में इजाफा, जिसमें मुबशिर साहब को दुख हुआ और बहुत सारे लोगों को दुख हुआ, या हमारे अजहर ने जो आज कहा, तो ये तो हमारा तसलसल है। इनके बड़ों ने भी यही बातें की, इनके छोटे भी वही बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि असल रवैये बदलने की बात, और रवैये जो है वो सिर्फ रवैयों के बदलने से नहीं होते, उसके लिए निज़ाम को मजबूत करना पड़ता है। पार्लिमानी रिवायत, तो हमें इस्लाहात की ज़रूरत है कि जी कैंडिडेट्स कैसे होंगे, उनका म्यार क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगा, उनको बिहेव कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हमें उठानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक ये हम जिस तरह से चल रहे हैं, तो फैज़ अहमद फैज़ ने, मैं आखिरी जुमला कहूंगा कि वो कहा था कि खतरा ये कि मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हम लोग इसी खतरे के साथ चलते रहेंगे जो आज है। जी यकीनन। ज़ैदी साहब, अब ये तशवीश, मैं सवाल अगर ऐड कर लूँ, तशवीश का इजहार रज़ा रब्बानी साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश के तहत पार्लियामान को बेवकत करने के लिए, नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की गई है, जिसके ऊपर मैं रिस्पांस देख रही थी फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी और उन जैसी सोच वाले कुछ लोग स्टेट ऑफ पैरानोया में हैं। तो अब आप ये बताएगा कि वाकई ही इस तरह की कोई बात है जिस तशवीश का इजहार रज़ा रब्बानी साहब कर रहे हैं, या सब लोग वैसे ही कुछ बातें बना रहे हैं, साजिशी बातें हो रही हैं सिर्फ? देखिए, अब सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि शुक्र है आमिर ज़िया साहब ने फैज़ साहब का नाम लिया, चाहे शायर के तौर पर ही लिया, मगर फैज़ साहब का नाम आ गया। तो दूसरी बात यह है कि देखिए पार्लियामेंट क्यों बेतौकीर होती है।
क्योंकि पार्लियामेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। पार्लियामेंट के ये आमिर जा कह रहे थे कि ट्रेड यूनियंस के लीडर्स क्यों नहीं आते, क्यों एलीट को जो है वो लाया जाता है। उसकी वजह यही है कि पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है ओवर थिंग्स वो कमजोर पड़ेगा, और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती नहीं है। इसीलिए इस तरह की हर दफा मैनिपुलेटेड पार्लियामेंट लाई जाती है, उसको बेतौकीर होती है वो खुद, क्योंकि जाहिर है उसमें से बेशतर लोग जो हैं वो जितवा करके उन्हें लाया जाता है। तो अब आप जब बार बार वही तजर्बा करेंगे, बार बार नाकाम होंगे, मगर दोबारा आप यही समझेंगे कि अभी भी 60 के दौर वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम कर सकता है या मैनिपुलेटेड पार्लियामेंट काम कर सकती है, तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल चल सकती है। आप जब तक उंगली पकड़कर चला सकते हैं, मगर मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है उससे, पार्लियामेंट आगे नहीं बढ़ रही है उससे, कानून साजी में वो पुख्तगी नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि जिस कदर इन्फ्लुएंस, जिस कदर इंटरफेरेंस एस्टैब्लिशमेंट की है इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर, आपने कहा कि ये किस तरीके से सारे सीधे होके बैठ गए, तो इसके पीछे अगर मैं कहानियां बताना शुरू करूं तो जाहिर है सबको पता है कि किसने बिठाया होगा इनको दोबारा, जो कल तक एक दूसरे का। कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ना ही कहानी बताने दूं जैदी साहब, मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ चली जाती हूँ। मैं आपसे की तरफ दूसरा मामला लेके आती हूँ। आमिर ज़िया साहब, साजिश फैक्टर कोई है, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल डिनाई कर रही है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों को हर चीज़ के पीछे साजिश नज़र आती है। दूसरी बात, नून लीग का जो शहबाज शरीफ साहब का जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कल एक मौक़िफ़ था कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान, उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आइए मिलकर बातचीत करते हैं। कुछ दिन पहले तक मुख्तलिफ अंदाज में सियासत की जा रही थी नून लीग की तरफ से, तो आप समझते हैं कि पॉलिसी वाज़ेह हो गई है नून लीग की कि अब शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमत का बयानिया जो है वो उस पर काम किया जा रहा है? पहले तो बात तो साजिश पे शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा साजिशें देखते हैं, मेरे ख्याल में जहाँ पर इतनी साजिश हो नहीं रही होती हम तलाश करते हैं। क्यों नहीं समझते कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं ये बालिग हैं, अक्ल रखते हैं, इनको अपने मफादात का पता है, तो ये जो भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, जो इनको अल्लाह मियां ने इनको इंटेलेक्ट दी है, जो इनका किरदार है उस हिसाब से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। तो हमें कोई हर चीज़ में साजिश तलाश, मैं नहीं समझता कि किसी ने कहा होगा कि आ जाके हंगामा करो। ये ऑटो पर है कि जो हिज़्ब खिलाफ ने एक रवैया अपनाया, उसके खिलाफ जो हुकूमत ने कहा जी हम इस तरह का रवैया अपनाएंगे, तो ये एक एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल का सिलसिला है। दूसरी बात ये कि जो मुबश्शिर ने बात की एस्टेब्लिशमेंट वाली बात, मैं समझता हूँ कि हमारा वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, हम सबको अलग अलग करके टुकड़ों में देखते हैं और एक दूसरे के खिलाफ देखते हैं। असूली तौर पे जो रियासतें चलती हैं वो एक दूसरे के, ये सारे इदारे जो हैं वो मिलकर चलते हैं, हम आहंगी से चलते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें वो जो एक वर्सेस वाली जो लड़ाई है और वो बहस है, उसकी जगह होना ये चाहिए कि इस पार्लियामेंट को, इस एस्टेब्लिशमेंट को। एक बात कह दूं, जब तक अपनी हद में रहते हैं तो हर जगह ये सही चलते हैं, जब आप दूसरे की हदूद में घुसते हैं मसला वहां आता है। अच्छा, वो बात ये थी, हदूद में भी इसलिए घुसते हैं कि बाज़ जगह वैक्यूम होता है, बाज़ जगह बेईमानी होती है, बाज़ जगह चोरी होती है। जब एक इदारा मजबूत होता है तो दूसरा इदारा स्पेस क्रिएट करता है। तो मैं कहूँगा हमें ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देखना चाहिए। असूली तौर पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फ्लॉड डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो है कमज़ोर सिस्टम है, जागीरदाराना कबायली समाज है, तो हमारे यहाँ वेस्टमिनिस्टर वाली पार्लिमानी जमहूरियत जो है नहीं चल रही, नहीं चल पा रही। और ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम समझते हैं, देखिए चीन जब सोशलिज्म कम्युनिज्म लेकर आया तो उन्होंने सोवियत यूनियन की नकल नहीं की, उन्होंने चाइनीज कम्युनिज्म को चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक डेवलप किया। तो हमें भी जो भी निज़ाम बनाना है वो पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक बनाना है, ना कि हम वेस्टर्न बुर्जुआ डेमोक्रेसी को कहें जी मुसल्लत आंखें बंद करके हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लें। हमने भी तो देखा कि ये मुसलसल 70 से हम तजर्बा करते हैं, मार्शल्लाह में जाते हैं, फिर ये जमहूरियत आती है, नाकाम हो जाती है। तो क्यों? तो सिस्टम का भी मसला है कि डिलीवर नहीं कर सकता। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें, हम बरतानिया की जमहूरियत यहाँ पे नहीं चल सकती, तो हमें पाकिस्तानी जमहूरियत की ज़रूरत है कि जो हमारे अपने अंदाज और हमारे कौमी मफादात के हिसाब से हो। फिर सिस्टम की बेहतरी की आप बात करें तो आमिर साहब इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, इस बात पे भी सिस्टम की बेहतरी की तरफ ये कदम होगा। नून लीग जो अपना रवैया बदल रही है, इसको पुल ऑफ कर सकेगी? आइंदा इंतखाबात के ऊपर भी नजरें हैं सियासी जमातों की। ये जो मुस्लिम लीग की तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब की आपने तकरीर की बात की, तो देखें ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि पाउडर पॉलिश वाली बात होती है। मैं जिन इस्लाहात की बात करूँ तो एक बड़ी मीनिंगफुल है कि जी मुल्क के निज़ाम में तब्दीली, वो एक
बहुत ही मेरे ख्याल में एजेंडे पे नहीं है हमारी किसी भी सियासी जमात के। लेकिन अगर फर्ज करें कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया रहा है और हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि मामला चलते रहें और ये जो है स्टेटस को किसी हिसाब से आगे बढ़े, तो उसमें हो सकता है कुछ दिनों के लिए सीज फायर हो, कुछ दिनों के लिए आप सांस लेने और फिर पनप कर दोबारा से एक दूसरे के खिलाफ आ जाएं, उस चीज का अंदेशा ज्यादा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का भी रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो दूसरा रवैया है, जो कि सबगीर रवैया है और जो एक समझता है कि जी मैं मुज़ाहिमत करनी है, मैं तसादुम करना है, तो उसको संभालना शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा हिमायत की विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी की जरूरत पड़ेगी। मुबश्शिर साहब, अब आखिर में ये जो बात नून लीग के अंदर क्या ऐसी आवाजें अभी भी सवाल उठता है कि क्या मौजूद हैं, ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब ऑल आउट मुफाहमत की बात करें, कुछ अरसे बाद उसको रोन दे एक ट्वीट मरियम नवाज की या फिर शाहिद खाकान साहब का एक बयान, नून लीग क्या कर रही है, क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, नून लीग में बयानिया जो है वो तो नवाज शरीफ का ही है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो अपनी जमात को भी और इस्टेब्लिशमेंट को दोनों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि मुफाहिमत से कुछ ना कुछ हो पाएगा। लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ती है तो दोनों साइड जो हैं वो पीछे हटती हैं और सख्तगीर मौक़िफ़ की तरफ आ जाती हैं। मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन ही इस तरह किया है जैसे घोड़े को आप लगा देते हैं उसकी आंखों पर यूं करके, ताकि वो सिर्फ एक रुख की तरफ देखे। मरियम नवाज के सख्तगीर मौक़िफ़ का जो है वो यही मसला है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता आता है जो कि सख्तगीर मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि बार बार उनके वज़ीर आज़म वालिद साहब को हटाया गया और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जो किसी हद तक शायद सही भी है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। उन सबको पता है कि 2023 आएगा तो नून लीग के पास पंजाब में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अगर सिंपल मेजॉरिटी कह लें हुई या दोबारा से आरटीएस बैठ गया तो फिर भी खासी सीटें वो ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में नून लीग इस वक्त जो है वो टाइम बाइंग कर रही है कि किसी तरीके से हम घिसट कर हम 2023 टाइम बाइंग और हालात के मुताबिक बदल भी सकते हैं वापस बयानिया ज़ई साहब, अगर फिर जरूरत पड़ी तो बयानिया फिर बदल जाएगा, यही होगा? इलेक्शन से पहले बदल जाएगा। इलेक्शन से पहले आप देखिएगा कि एक सख्तगीर मौक़िफ़ वो लेकर के चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोटर जो है पंजाब का वो उनके सख्तगीर मौक़िफ़ का हामी है। अब ये जो उनकी कोर बेस है जो कि ताजिर हैं, वो इस बात को बाय करके उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये हमें 2023 में ही पता लगेगा। आमिर साहब, आखिर में फिर आप इस चीज़ पे भी कमेंट कर दें कि नून लीग अगर बयानिया इलेक्शन से पहले चेंज करती है अपनी, तो फिर उन पर मजीद सवालात नहीं उठ जाएंगे? एक नैरेटिव बिल्ड किया मरियम नवाज ने और शहबाज साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात, अगले इंतखाब से पहले फिर बदल जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा पार्टी को? देखिए, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें बैक वक्त कई बयानिए चल रहे होते हैं और जो एम्बिग्यूटी होती है, इबाम होता है, बाज़ औक़ात सियासी जमातों को वो भी फेवर करता है। तो पंजाब में एक तासुर जैसे मुबश्शिर ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि जी सख्त बयानिया जो है मकबूल होगा, तो सख्त बयानिया बुनियादी तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि उसको भी उसके नुकसानात भी हैं। हो सकता है कि अक़लियत में हमारा एक, मैं समझता हूँ एक छोटा सा तबका है कि जहाँ पर ये बयानिया बहुत मकबूल होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक फौज का जो इदारा है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल इदारा है, इत्माद लोग उस पर करते हैं, उसके एक मनफी असर भी आ सकता है। तो जाहिर है कि ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी अगर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया ले लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अंदर अगर आप बात करें तो अभी भी जो सबसे मजबूत जिस इंस्टीट्यूशन पे लोग भरोसा करते हैं, बेशक उससे शिकायतें होंगी बाज़ लोगों को, वो पाकिस्तान कि फौज के एस्टेब्लिशमेंट जो आप कहते हैं, मैं नाम ले रहा हूँ कि फौज से शिकायत है ना, तो फौज सबसे मकबूल इदारा है, फौज सबसे बाएतमाद इदारा है और फौज वो इदारा है कि जब हर मुश्किल होती है हमारे पास और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि हम उसकी तरफ देखें। सैलाब ज़दगान की मदद से लेकर हर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको अपने कहते हैं ना कि घर की हिफाजत भी करनी है तो आप गालिबन पुलिस से ज़्यादा फौज के ऊपर भरोसा करेंगे कि जी ये लोग जो है सही तरह से सामान बांट देंगे, मदद कर देंगे। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। तो वो एक आसान राह नहीं है कि जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके चलेंगे और लोग हमें अपने कंधों पे बिठा लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर ज़िया साहब, मोदी साहब, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।